बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एसएसटी की टेस्ट बहुत नज़दीक आ गई है, इस वजह से मैंने सोचा कि अभी अलग-अलग करके वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, आपका जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही वीडियो मैं अब से बनाऊंगा, एक ही वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी स्टडी को कवर करेंगे, इंग्लिश को कवर करेंगे और इस्लामियात को कवर करेंगे। इंग्लिश में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन ये सब समझा दिए हैं। अब रहते हैं प्रीपोजिशन और जो है ईडियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हम देखेंगे। ठीक है, बाकाया आपको वो चीज़ें समझनी है तो आप वो वीडियोस देख लें। इस्लामियात की वीडियोस देखेंगे, पाकिस्तानी स्टडी की वीडियो देखेंगे और इंग्लिश की, मतलब कि हम 80% सिलेबस जो एसएसटी का है उसको हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन देखें जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि आ सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि टेस्ट कहाँ से आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं पाकिस्तान स्टडी से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहली एम्बेसी अपनी कहाँ पर खोली थी, तो वो ईरान में खोली थी। और किस कंट्री ने जो है आज़ादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, वो भी ईरान ने ही किया था। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का कैपिटल है तेहरान। तेहरान में कौन दफन है? इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये बात आप याद रख लें। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान में एम्बेसी खोली थी, तो वो खोली थी इजिप्ट ने। ठीक है, इजिप्ट जिसको हम मिस्र भी बुलाते हैं, और इजिप्ट का कैपिटल क्या है? वो है कायरो। ठीक है, और इसकी करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। आगे चलते हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ? 25 दिसंबर 1876 में वो पैदा हुए और जो है 11 सितंबर 1948 में उसका इंतकाल हो गया। एक और आपसे क्वेश्चन आ सकता है गांधी का। ठीक है, गांधी जो कि अक्टूबर 2 1869 में जो है इंडिया में पैदा हुए थे और उनका जो है कत्ल किया गया था 1948 में। उसको जो है 30 जनवरी 1948 में जो है वो कत्ल किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि उसको जो है किसने कत्ल किया था? वो किया था नथुराम गोडसे ने। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा नथुराम गोडसे। और गांधी को जब कत्ल किया गया था उसकी उम्र थी 78 ईयर्स। पाकिस्तान ने यूएन को कब ज्वाइन किया था? ये सवाल भी आ सकता है। 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने यूएन को ज्वाइन किया था। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जब पाकिस्तान यूएन को ज्वाइन कर रहा था उस वक्त किस कंट्री ने पाकिस्तान की ज्वाइनिंग की अपोजिशन की थी? वो था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है। अफ़गानिस्तान मैप के लिहाज से हमें नॉर्थ वेस्ट पर पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट साइड जो है हमारा अफ़गानिस्तान वाक़या है। अफ़गानिस्तान जिसका कैपिटल है काबुल। काबुल जहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो दफन है। ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुग़ल रूलर था, जिसने मुग़ल रूल का जो है इफ्तिताह किया था सब कॉन्टिनेंट में। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन बनी कब थी? 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में ये बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गटरेस और उसका ताल्लुक़ है पुर्तगाल से। पुर्तगाल जिसका कैपिटल है लिस्बन। क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक कब बनी? 1 जुलाई 1948 में जो है उसको बनाया गया था। उसका जो है इफ्तिताह किसने किया था? उसकी इनाग्रेशन किसने की थी? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और स्टेट बैंक का पहला गवर्नर कौन था? वो था जाहिद हुसैन। कहीं पर सवाल आ जाए आज़ादी के वक्त कश्मीर का रूलर कौन था? वो था हरी सिंह। कश्मीर में जो है कौन सी आबादी जो अक्सरियत में थी? मुसलमान आबादी जो है वो अक्सरियत में थी, लेकिन उनका रूलर जो था हिंदू था, जिसका नाम था हरी सिंह। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरी सिंह जो है वो इंडिया के पास कब गया था कि भाई मुझे मेरी जान बचाओ, और जो है फिर उन्होंने शर्त रखी थी कि आप जो है हमारे साथ इलाक़ करें। तो 26 अक्टूबर 1947 में ये सवाल पूछा गया है। 26 अक्टूबर 1947 में हरी सिंह जो है वो इंडिया के पास गया था। और 27 अक्टूबर 1947 में इंडिया ने अपनी जो फ़ौजें थी, जो उनकी आर्मी थी, वो डिप्लॉय कर दी थी कश्मीर में। ये सवाल पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि इंडिया ने अपनी आर्मी कब भेजी थी कश्मीर में, तो वो 27 अक्टूबर 1947 में उन्होंने भेजी थी। और 27 अक्टूबर हर साल कश्मीर वाले जो है वो ब्लैक डे मनाते हैं। ये सवाल आ जाए कि कश्मीर ब्लैक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 अक्टूबर। और कश्मीर सॉलिडरिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वो करते हैं 5 फरवरी। पाकिस्तान का उस वक्त जो है वो CNC कौन था? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब कश्मीर का इशू चल रहा था पाकिस्तान का, उस वक्त CNC कौन था? या पाकिस्तान का पहला CNC कमांडर इन चीफ कौन था? वो था सर फ्रैंक मैजूरी। ठीक है, और पाकिस्तान का दूसरा CNC कौन था? वो था डगलस ग्रेसी।
ठीक है। पाकिस्तान का तीसरा जो है वो CNC कौन था, वो था फील्ड मार्शल अयूब खान, पहला मुस्लिम CNC, और थर्ड ऐसे जो है नॉर्मली CNC वो था अयूब खान। पाकिस्तान के जो है ये CNC थे और भी बहुत थे, लेकिन 1972 में जो है CNC के ओहदे को ख़त्म करके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और पहला जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था जनरल टिक्का खान। आपसे एक और क्वेश्चन आ सकता है, 27 अक्टूबर को इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, फिर इंडिया ये केस लेकर UN के पास गया था। ठीक है, जब कायदे-ए-आज़म ने जिहादी मूवमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया था, तो फिर इंडिया ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है वो UN के पास कब गया था मसला कश्मीर लेके, तो वो 1 जनवरी 1948 को जो है UN में गया था इंडिया। ये भी आता है कि मसला कश्मीर जो है UN में कौन लेके गया था, तो आप वहाँ पर इंडिया टिक करिएगा। कायदे-ए-आज़म की जनाजा नमाज किसने पढ़ाई थी, ये सवाल आपने SST में देखा होगा। तो कायदे-ए-आज़म की जनाजा नमाज जो है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई थी। आपसे सवाल आ जाए कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, नवाब लियाकत अली खान। फादर ऑफ द नेशन हम बुलाते हैं कायदे-ए-आज़म को, लेकिन लियाकत अली खान को बुलाते हैं लीडर ऑफ द नेशन, मीन्स कायदे मिल्लत। ये सवाल भी आप याद कर लें कि लीडर ऑफ द नेशन कौन है, वो नवाब लियाकत अली खान है। लियाकत अली खान ने जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, 1923 में किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, वो था लियाकत अली खान। ये सवाल भी आएगा, SST में पूछा गया था कि वो प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट, तो वो भी लियाकत अली खान ने जो है वो प्रेजेंट की थी। एक और इनके दौर में वाक़या हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। आपसे सवाल पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था, 12 मार्च 1949 में जो है उसको पास किया गया था। अब एक और बात जो है, लियाकत अली खान ने सीज़ फायर लाइन को एक्सेप्ट किया था। कराची में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, सीज़ फायर लाइन को लियाकत अली खान ने कब एक्सेप्ट किया था, ये सवाल भी पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1949 में जो है लियाकत अली खान ने सीज़ फायर लाइन को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि कायदे-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में सीज़ फायर लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया था। उस वक्त इसका नाम सीज़ फायर लाइन रखा गया था। फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट में जो कि हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान 1972 में, उस वक्त इसका नाम सीज़ फायर लाइन से हटाकर LOC रखा गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया। आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुए थे, वो हुए थे 1950 में। इसमें बेसिकली क्या था, माइनॉरिटी राइट और रेफ्यूजीज़ राइट के बारे में बात की गई थी कि माइनॉरिटीज़ के जो है राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया जो है वो अगर माइग्रेशन करना चाहता है तो उसको जो है वो कोई तकलीफ़ ना हो। आपसे सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान का पहला सेंसस कब हुआ था, वो 1951 में हुआ था। ठीक है, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस जो है वो कब हुआ था, वो भी 1950 में हुआ था। बेसिकली 14 जनरल्स थे। ठीक है, जब लियाकत अली खान ने US का विज़िट किया था, तो फिर जो लेफ्टिस्ट बंदे थे जो कि रशिया के ब्लॉक में थे या जो रशिया के सपोर्टर थे, फिर 14 जनरल्स थे, उन्होंने जो है लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को गिराने का सोचा था, तो वो प्लान उनका लीक हो गया था। तो फिर 14 ही वो जनरल्स वो जो है जो उसमें मुलविस थे तो उनको पकड़े गए थे। ये सवाल आ सकता है कि उस जो है प्लेन को लीड कौन कर रहा था, वो था जनरल अकबर खान। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि प्रोमिनेंट एक शायर भी हमारा शामिल था, फैज़ अहमद फैज़, उसको भी जो है वो सज़ा हुई थी। ठीक है, अब फैज़ अहमद फैज़ को जो है लीनन प्राइज़ दिया गया था 1962 में। कौन सा प्राइज़, 1962 में। लीनन प्राइज़ जो है वो रशिया का प्राइज़ है, रशिया में दिया जाता है, तो रशिया की तरफ से जो है फैज़ अहमद फैज़ को मिला था। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लियाकत अली खान को जो है वो कब कत्ल किया गया था। 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान को जो है रावलपिंडी में कत्ल किया गया था, और उसका कातिल कौन था, उसका कातिल का नाम था सैयद अकबर अफ़गानी। सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान की पहली गवर्नर कौन थी। ठीक है, तो वो थी बेगम राना लियाकत अली खान, जो कि सिंध की गवर्नर रह चुकी है 1973 से लेकर 1976 तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अयूब बिकेम CNC इन, अयूब जो है वो चीफ जो है कमांडर इन चीफ कब बना था, वो बना था 1951 में लियाकत अली खान के दौर में। एक और सवाल आ सकता है कि चौधरी रहमत अली जो है वो कहाँ पर दफन है, तो वो कैम्ब्रिज में दफन है। चौधरी रहमत अली जिनका इंतकाल 3 फरवरी 1951 में हुआ था, इन्होंने एक पम्फलेट लिखा था नाउ और नेवर। ये भी सवाल आता है कि नाउ और नेवर इन्होंने कब लिखा था, 1933 में लिखा था।
आगे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो है कुछ मजहबी फसादात चल रहे थे, उस वक्त जो है वो पंजाब में मार्शल लॉ कौन से साल में लगाया गया था? तो वो लाहौर में मार्शल लॉ लगाया गया था 1953 में लगाया गया था। किसके दौरे हुकूमत में लगाया गया था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर और जो है गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, और इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर जनरल आज़म खान को जो है वहाँ पर भेजा था, आप जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करें। 1953 में मार्शल लॉ लगाया था पंजाब में, ये याद कर लें। क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान ने सीटो को कब ज्वाइन किया था? पहले देखते हैं सीटो का फुल फॉर्म, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 1954 में। एक सवाल के सीटो बनी कब थी? वो 1954 में बनी थी। पाकिस्तान ने भी उसको उसी साल ज्वाइन किया था 1954 में। और ये भी सवाल आ सकता है कि पाकिस्तान ने सीटो को लेफ्ट कब किया? तो पाकिस्तान ने जो है वो 1973 में जो है सीटो को लेफ्ट कर दिया था। एक और ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको पाकिस्तान ने जो है वो कब ज्वाइन किया था? इसको पाकिस्तान ने 1955 में ज्वाइन किया था। और इसको पाकिस्तान ने लेफ्ट कब किया था? 1979 में लेफ्ट किया था। कहीं पर सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सेंटो, तो वो है बगदाद पैक्ट। आपसे सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो है वो टेन्योर किसका था एज अ गवर्नर जनरल? वो था गुलाम मोहम्मद का। और शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था एज अ गवर्नर जनरल? वो था इस्कंदर मिर्ज़ा का। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले प्रेसिडेंट थे। इंग्लिश के कुछ सवालात देखते हैं। बेल द केट, इसकी लफ्ज़ी माना होगी बिल्ली को जो है वो रिहा कर दो या बिल्ली को बेल दे दो, लेकिन इसका मतलब ये है, एक देखें बेल द केट मतलब बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा, ये जोखिम कौन उठाएगा, ये रिस्क कौन उठाएगा, मतलब ये बड़ा जोखिम का काम है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू अंडरटेक अ रिस्की और इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। एक बंदा बोल रहा था कि आप मीनिंग नहीं बताते, जो भी ईडियम या जो भी आप बताते हैं। भाई मैंने सबसे पहले जो है ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ता हूँ या जो भी वन वर्ड ईडियम जो भी लिखा होता है ना, उसकी मीनिंग बता के फिर ही आंसर बताता हूँ। अगला ईडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। कहीं पर खामोशी है, आपने अचानक कुछ बोल दिया या आपने अचानक जो है पहल कर दी किसी भी बात की, उसको हम ब्रेक द आइस बोलते हैं, खामोशी तोड़ना। अगला ईडियम है बी इन द ब्लैक। इसका मतलब होता है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू मेक मोर देन द एक्सपेंडिचर। एक कंपनी जो खर्च कम कर रही है लेकिन फ़ायदे में ज़्यादा चल रही है, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं भाई इसके तो चारों हाथ जो है वो घी में है या चारों उंगलियां जो है वो घी में है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बी इन द ब्लैक, टू मेक मोर देन द एक्सपेंडिचर। जितना खर्चा किया है उससे दुगना कमाना। अगला इडियम है ब्रेड एंड बटर। इसका सिंपली मकसद होता है रोज़ी रोटी। एक ऐसी जॉब या एक ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं जो कि आपको ज़िंदा रखने के लिए या जो कि आपको रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड एंड बटर। अगला इडियम है बरी द हैचेट। हैचेट हम किसको बुलाते हैं? जो कुल्हाड़ी होती है जिससे अमूमन लोग जो है दरख्त वगैरह काटते हैं या कोई भी चीज़ काटते हैं। बरी का मतलब क्या होता है? दफन करना। आप इससे मीनिंग से ही क्लियर है कि कुल्हाड़ी को अगर कोई दफन कर दे मतलब क्या कर रहा है वो, एक क्वारल, एक डिस्प्यूट को जो है वो ख़त्म करके एक अच्छा रिश्ता बढ़ाना चाहता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंड अ कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। एक डिस्प्यूट, एक कन्फ्लिक्ट, एक क्वारल को ख़त्म करके दोस्ताना रवैया जो है अपनाना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बरी द हैचेट। अगला इडियम है बेड ऑफ थॉर्न्स। एक होता है बेड ऑफ रोजेज़, उसका मतलब होता है ऐसी लाइफ जिसमें आप जो है लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जिसमें कोई भी दुख नहीं है, ठीक है, आपके पास सुखी सुख है। एक है बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब कांटों से भरा हुआ जो है वो बेड। तो उसके लिए हम सिंपली क्या इस्तेमाल करेंगे? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। एक ऐसी लाइफ आप जी रहे हैं जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ ही डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगला इडियम है बैक ऑन वंस फीट। बैक का मतलब क्या होता है? वापस, ठीक है। और फीट का मतलब क्या होता है? पैर, मतलब अपने पैरों पर वापस खड़े होना। इसका मतलब सिंपली ये है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू रिकवर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गो थ्रू कर गए हैं, उसके बाद आप रिकवर हो गए हैं, चाहे वो आपकी कौन सी भी सिचुएशन थी, चाहे आप बीमार थे या आप मेंटली इल थे या जो है आपको कोई भी डिफ़िकल्टी थी उससे आप रिकवर कर गए हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बैक ऑन वंस फीट।
प्रीपोजिशन के कुछ सवाल देखते हैं। शी रिजेंबल्स डैश हर पेरेंट्स। रिजेंबल्स का मतलब होता है किसी चीज़ में सिमिलरिटी, मतलब दो चीज़ें आपस में एक जैसी दिखती हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो है अपने पेरेंट्स जैसी दिखती है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा बनेगा। तो एक बात याद रखें कि रिजेंबल जब भी एज अ वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा ना, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, रिजेंबल वर्ड कहीं पर भी नाउन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये याद कर लें। विद टू कोई भी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है शी इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। एक ब्लाइंड होता है जो इंसान देख नहीं सकता आंखों से या किसी एक आंख से। ठीक है, एक ब्लाइंड होता है आंखें बंद कर लेना, मतलब अपनी गलती से अनजान होना, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना। दोनों के प्रीपोजिशन में आपको बताता हूँ, बुक पर नोट डाउन कर लें। एक बंदा अगर वो आंख से नहीं देख सकता, एक आंख से अगर वो अंधा है, शी इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शी इज़ ब्लाइंड इन वन आई। अगर वो एक आंख से सिर्फ जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकती, मतलब अंधी है। अगर वो अपनी जो है वो मिस्टेक्स को अनजान बना रही है या अपनी मिस्टेक्स को जो है वो देखे में अनदेखा कर रही है, नहीं मान रही है, नहीं एक्सेप्ट कर रही है, अनजान बनने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ पर हम जो है ब्लाइंड के साथ टू इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? सेंटेंस आप लिख लें, शी इज़ ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हर स्टूडेंट्स। ठीक है, वो अपने जो है जो भी उसके स्टूडेंट है उसकी फॉल्ट से, उसकी जो गलतियां हैं उससे वो अनजान बनने की कोशिश कर रही है या अनजान है। ठीक है, अगर कोई बंदा अनजान बनने की कोशिश करे अपनी गलतियों से तो ब्लाइंड टू। अगर कोई बंदा देख ही ना सके अपनी आंखों से तो वो ब्लाइंड इन। अगला क्वेश्चन है ही वाज अक्यूज्ड डैश मर्डर। उस पर जो है वो मर्डर का इल्ज़ाम है। याद रखें अक्यूज़ के साथ हमेशा क्या लगता है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अक्यूज़ के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। अगर यहाँ पर गिल्टी आ जाए, ही वाज गिल्टी ऑफ मर्डर, ये दोनों जो है अपने साथ ऑफ उठाएंगे। अगर यहाँ पर आ जाए ही वाज चार्ज डैश मर्डर, ठीक है, ही वाज चार्ज्ड, ठीक है, तो चार्ज के साथ जो है वो विद लगता है। ही वाज चार्ज विद मर्डर। अगला एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। हमारी आदत है कि हम उर्दू से या सिंधी से सीधी ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद कर लें, ये सिंपल जो है डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, उसको भी दुरुस्त कर लें और टेस्ट में भी आ जाए तो इसको भी दुरुस्त कर लें। अगला क्वेश्चन है साइन डैश इंक। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग जो है इस्तेमाल कर जाते हैं साइन विद अ पेन। ठीक है, ऑल द आंसर्स मस्ट बी साइन विद अ पेन। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। वो समझते हैं कि पेन के साथ विद लग रहा है तो इंक के साथ भी विद लगेगा, लेकिन पेन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंक तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, इंक जो है वो पेन में डलती है, फिर हम पेन से लिखते हैं। तो जब कभी भी इंक का क्वेश्चन आ जाए ना, वहाँ पर आपको क्या टिक लगाना है? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साइन इन इंक। ठीक है, ऑल द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन ब्लैक इंक। अगला क्वेश्चन है ओपन द बुक डैश पेज 20। ठीक है, अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि आप जो है बुक खोलें और जो है पेज नंबर 20 खोलें, इसका मतलब क्या है? आपको बुक में एक स्पेसिफिक पेज बता रहा है, एक चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओपन द बुक एट पेज 20। अगला क्वेश्चन है डिस्पाइट डैश हैवी रेन शी अटेंडेड द क्लास। भारी बारिश की वजह से, भारी बारिश के बावजूद भी उसने जो है वो क्लास अटेंड की। ठीक है, तो ये बड़ा ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, तकरीबन हर टेस्ट में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नो प्रीपोजिशन। इसमें जो है डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। डिस्पाइट हैवी रेन शी अटेंडेड द क्लास, लेकिन एक वर्ड है इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगती है, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन देते हैं क्योंकि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये दोनों एक दूसरे से जो है रिजेंबल करते हैं, तो इस वजह से सवाल देते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिस्पाइट और इंस्पाइट याद कर लें, डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन, इंस्पाइट के साथ ऑफ। अगला क्वेश्चन है ही वाज डिस्कसिंग डैश द मैटर।
अब हमें ये आदत होती है कि हम उर्दू से सिंधी या सिंधी से इंग्लिश की जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं, वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्या गलती करके हैं, ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द मैटर, भाई वो मैटर के मामले या मैटर के बाबत जो है वो डिस्कस कर रहा था, इस वजह से हमने अबाउट यहाँ पर लगा दिया। लेकिन इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल होते हैं जहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीपोजिशन को जो है वो याद करने का कोई भी रूल नहीं है, ये आपको जो है सिंपली रटने पड़ेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नो प्रीपोजिशन। डिस्कस और डिस्क्राइब इन दोनों के साथ जो है वो जब वे वर्ब की तरह जो है इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर इनके साथ कोई भी जो है वो प्रीपोजिशन नहीं आती। ही वाज डिस्कसिंग द मैटर, ही वाज डिस्क्राइबिंग द नेचर, इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड का। अ पर्सन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड इज़ हार्ड टू प्लीज़। एक ऐसा बंदा जो कि बहुत सिलेक्टिव है, जो कि हर मामले को गंभीर होकर सोचता है, हर मामले को बाज़ की नज़र से देखता है और उसको खुश करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। वो किसी बात पे खुश ही नहीं होता, हर बात पे जो है वो शिकायतें निकालता रहता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फास्टिडियस हम उसको बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली तबाह किया जाए उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनाइहिलेट हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अनाइहिलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइप आउट इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंडलाइज इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, या जो है हम उसके लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि डिस्ट्रॉय की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वेंडलाइज या जो है बुलडोज, इस तरह से जो है वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस आर यूज़। ऐसी चीज़ या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या वो एग्जिस्ट करती है तो अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एब्सोलेट। ऐसी चीज़ जो कि नाकाबिल इस्तेमाल है या तो उसका वजूद ही ख़त्म हो गया है। इस्लामियात के थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेंड इन द वेल फॉर डैश डेज। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है कुएं में कितने दिन रखा गया था या वो कितने दिन कुएं में थे? ये सवाल लेक्चरशिप की टेस्ट में आया था, BPS 17 जो है कि अभी SPSC ने सवाल लिए हैं। आप बोल रहे थे काफ़ी सारे लोग कि आप इस्लामियात के जो है वो बेसिक सवाल पढ़ाते हैं। भाई ये देखें, ये ऐसे सवाल लेक्चर की टेस्ट में आ रहा है, तो आपकी SST तो एक जनरल टेस्ट है, उसमें ऐसे सवाल ये जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 दिन जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो खूह में रहे थे। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सूर्य कहफ इन द होली कुरान इज़। सूर्य कहफ जो है कुरान पाक में सूर्य में कौन सी लिस्ट में आती है? मतलब जो सूर्य है, जैसे सूर्य बकरा से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ से लेकर सूर्य बकरा, सूर्य कहफ का जो है वो कौन सा नंबर है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो 18वीं सूरह है कुरान पाक की। अगला क्वेश्चन है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाइफ वाज। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो वाइफ का नाम क्या था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है हज़रत अली की वाइफ थी। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ नोन एज सलूसुल कुरान। सलूसुल कुरान जो है कुरान पाक की कौन सी सूरह को कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरह इखलास को कहा जाता है सलूसुल कुरान। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? वो है सूरह कौसर। अगला क्वेश्चन है गसीलुल मलाइका इज़ द टाइटल ऑफ। गसीलुल मलाइका, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसका टाइटल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल है गसीलुल मलाइका। अगला क्वेश्चन है व्हिच सूरह ऑफ द कुरान हैज़ द नेम अल्लाह इन एवरी सिंगल वर्स। कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरह है जिसकी हर आयत में अल्लाह का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया है? ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सूरह इखलास को टिक लगा देते हैं। ये बड़ा अंडररेटेड क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूरह मुजादिला ऐसी सूरह है जिसकी हर आयत में जो है अल्लाह का नाम किसी न किसी तरीके से उसमें जो है वो दिया गया है हर आयत में। अगला क्वेश्चन है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गॉट मैरिड टू। एक सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिल गया कि हज़रत आसमा जो थी वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। अब इसमें हमें ये पता करना है कि उसकी शादी जो है वो किससे हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत ज़ुबैर इब्न अल अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनकी शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन विच हिजरी। सुलह हुदैबिया जो है वो कौन सी हिजरी में हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6th हिजरी में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सूरेज आर इन 30th चैप्टर ऑफ कुरान। कुरान पाक का जो आखिरी पारा है, जो 30वां पारा है, उसमें कुल सूरतों की तादाद कितनी है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 37 जो है वो सूरतें हैं 30वें पारे में। अगला क्वेश्चन है इन विच सूरे द स्टोरी ऑफ कारून इज़ मेंशन्ड। कुरान पाक में ऐसी कौन सी सूरे है जिसमें कारून की कहानी या कारून की स्टोरी जो है वो मेंशन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरे कसस में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड कुरान इज़ रिपीटेड इन होली कुरान। होली कुरान में जो वर्ड कुरान है वो जो है कितनी मरतबा रिपीट हुआ है कुरान पाक में? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 70 मरतबा जो है ये वर्ड रिपीट हुआ है कुरान पाक में, कुरान जो वर्ड है। अगला क्वेश्चन है नेम द बैटल विच कैम टू एन एंड विदाउट रिजल्ट। ऐसी जंग का नाम बताएं, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, जिसकी कोई रिज़ल्ट नहीं निकली थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तबूक ऐसी जंग है जिसकी कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला था। अगला क्वेश्चन है विच सूरे ऑफ होली कुरान हैज़ 200 वर्सेस। कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरे है जिसमें 200 आयतें हैं? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो है सूरे आल इमरान। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और काम भी आएगी। अगर वीडियो आपने आखिर तक देखी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि अगर आपने आखिर तक देखी है तो जाहिर सी बात है आप सेंसिबल बंदे ही हैं जो कि सीरियस हैं, सीरियस होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।